हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। तो आज की क्लास हमारी रहेगी ग्रेडियंट और टेंजेंट के फर्दर एग्जांपल। पिछली क्लास में हमने टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को और रॉक सॉलिड करने के लिए उसके रिलेटेड और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं विथ सम एग्जांपल। तो सबसे पहले एग्जांपल 1, फाइंड a parametric equation for the line tangent to the curve of intersection of the two surfaces। दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें लाइन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। दो सरफेसेस की इक्वेशन गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 49 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 एट द पॉइंट 3 2 -6 3 2 -6। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हमें कि ये दो सरफेसेस हैं जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें उस इन दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन पे लाइन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इन दोनों सरफेसेस पे लाई करना चाहिए। सो अगर मैं पुट करके देखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 49 में इस पॉइंट को, तो वो आएगा हमारा 9 प्लस 4 प्लस 36 दैट इज 13 प्लस 36 दैट इज 49। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर इस सरफेस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 में मैं पुट करूंगा तो मेरा आएगा वो 9 प्लस 4 दैट इज 13। तो अगेन ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दोनों सरफेसेस की इक्वेशन को, यानी ये पॉइंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं लिखकर, एक्सप्लेन कर कर। व्हेन टू सरफेसेस, ये सरफेसेस किस में गिवन है, व्हेन टू सरफेसेस इन R3, थ्री स्पेस में है, इन R3 intersect these points of intersection form a curve in R3। दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे, सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या फॉर्म करेगा, एक कर्व फॉर्म करेगा इन थ्री स्पेस। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि दो सरफेसेस अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक कर्व इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या मेक करेंगे, एक कर्व मेक करेंगे थ्री स्पेस के अंदर। करेक्ट। व्हेन वी फॉर्म द टेंजेंट प्लेन टू सरफेस 1 एंड एक मिनट, इसमें मैं पूरा लिखता हूं, एंड द टेंजेंट प्लेन टू सरफेस 2 at a point where they intersect।
ठीक है। अगर जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे अगर मैं दो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं, जो कि सरफेस 1 का टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं और सरफेस 2 का टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं, देन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of these two tangent plane, these two tangent plane is the line tangent to the curve of intersection. आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद डायग्राम कि मैंने लिखा क्या है। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट सपोज हमारे पास दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ऐसी है और एक सरफेस मेरे पास है ऐसे। ये दो सरफेसेस हैं, लेट सपोज ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। तो ये दो सरफेसेस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एक इंटरसेक्शन कर्व पे इंटरसेक्ट करेंगे, करेक्ट। ये कर्व मिलेगा हमें, इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है और इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट करेंगे तो एक कर्व हमें मिलेगा। लेट सपोज इसमें एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। सो अब अगर इस पॉइंट P पर मैं दो टेंजेंट प्लेन लिखूं, टेंजेंट प्लेन जो कि सरफेस 1 के टेंजेंट प्लेन लिखूं और सरफेस 2 पे टेंजेंट प्लेन लिखूं इस पॉइंट P पे, तो उन टेंजेंट प्लेन को लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, दो नॉर्मल वेक्टर चाहिए होंगे। तो सरफेस 1 के ऊपर नॉर्मल वेक्टर लेट सपोज ये है और सरफेस 2 पे नॉर्मल वेक्टर ये है। और मैं यहां पर अगर इनका टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं, ठीक है, और यहां पर एक ये टेंजेंट प्लेन, ये है टेंजेंट प्लेन 2 और ये है टेंजेंट प्लेन 1। तो इन दोनों टेंजेंट प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, ये एक इंटरसेक्शन लाइन मिलेगी हमें। सो ये जो इंटरसेक्शन लाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंटरसेक्शन लाइन होगी दैट इज द टेंजेंट लाइन टेंजेंट, जो कि इस पॉइंट P पर लाइन टेंजेंट होगी और इन दोनों सरफेसेस के टेंजेंट लाइन होगी वो, करेक्ट। और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर 1 है और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर 2 है, करेक्ट। तो इस तरीके का सिनारियो है, यानी एक तरीके से इंटरसेक्शन कर्व जो है और उस पॉइंट P पर लाइन टेंजेंट जो होगी और ये दोनों जो नॉर्मल वेक्टर होंगे n2 n1, ये लाइन टेंजेंट के दोनों परपेंडिकुलर होंगे, करेक्ट। ये दोनों नॉर्मल वेक्टर इस लाइन टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट में जाते हैं, अब इवेल्युएट करना है हमें, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस 1 हमें गिवन है, F1 हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब हमें पहले नॉर्मल वेक्टर, इस सरफेस 1 के नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करना होगा एट पॉइंट P पर, एट पॉइंट P पर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ F1 इस सरफेस के नॉर्मल होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, 2y, 2g।
ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर होगा, तो हमें ये वेक्टर मिलेगा। और अगर हम पॉइंट P पर फाइंड करें इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x 2y 2g, कहाँ पे फाइंड करना है हमें, 3 2 -6 पे। तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ये वेक्टर हमें क्या मिलेगा, 6 4 -12, करेक्ट। तो 6 4 -12 is perpendicular to सरफेस 1, करेक्ट। नॉर्मल वेक्टर होगा सरफेस 1 के पॉइंट P पर 6 4 -2। सिमिलरली सरफेस 2 की इक्वेशन हमें गिवन है x² प्लस y²। तो ग्रेडियंट ऑफ F2 क्या हो जाएगा, 2x 2y 0। पहली बात कि मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, देखो कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। फंक्शन x² प्लस y², इसमें g तो है ही नहीं, इसमें g नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 स्पेस में लाई नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात है 3 स्पेस में लाई कर रहा है, क्योंकि सरफेस 2 भी 3 स्पेस में है। सो मैं नोट करके लिखता हूं, जस्ट बिकॉज g is not in the equation, this can still be a function of 3 वेरिएबल फंक्शन होगा x y g का, करेक्ट। एज ए सरफेस the absence of g means, एब्सेंस ऑफ g का मतलब क्या हो जाएगा, g टेक्स ऑन एनी वैल्यू, करेक्ट। g नहीं है तो यानी g कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यूज यानी -∞ टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। सो एक तरीके से ये जो सरफेस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे को, सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इज ए सिलेंडर, करेक्ट। सिलेंडर ऑफ रेडियस, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, x² प्लस y² इक्वल टू 13 गिवन था। तो रेडियस होगी इसकी √13 और सेंटर्ड अलोंग द g एक्सिस, करेक्ट। तो ये सिलेंडर की इक्वेशन है। तो ग्रेडियंट ऑफ F2 क्या हो जाएगा, 2x 2y 0, करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। सो ग्रेडियंट हमें मिला है 2x 2y 0। सो एट पॉइंट P ये वेक्टर क्या होगा, 2x 2y 0, कहां पे, 3 2 -6 पे। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 4 0, करेक्ट। सो 6 4 0 is perpendicular to surface 2। अब जो लाइन टेंजेंट होगी, टेंजेंट लाइन जो होगी वो इन दोनों ग्रेडियंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट। सो अब हमें उससे लाइन टेंजेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। सो ए वेक्टर इन द डायरेक्शन of the line of intersection
इन दो प्लेन, जो दो टेंजेंट प्लेन होंगे उसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज द टेंजेंट लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज perpendicular to both gradient vectors, correct? So हम इस वेक्टर v मान सकते हैं इसको, let this vector v is v1 v2 v3. so मैंने क्या करा है, let v be the vector. तो इसका डायरेक्शन जो है उसको वेक्टर v है वो, और वो लेट सपोज मैंने उसको v1 v2 v3 मान लिया. सो वो परपेंडिकुलर है ग्रेडियंट ऑफ f1 ऑफ p के, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर v के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 0. सिमिलरली मेरे को क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ f2 ऑफ p डॉट v, अगेन मेरे को ये भी 0 मिलेगा. सो ग्रेडियंट ऑफ f1 ऑफ p मेरा क्या आया था, 6 4 -12 डॉट विथ v1 v2 v3 इक्वल टू 0, एंड ग्रेडियंट ऑफ f2 क्या है मेरा, 640 डॉट विथ v1 v2 v3 इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 6 4 -12 v1 v2 v3 का 6v1 प्लस 4v2, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू देगा, -12v3 इक्वल टू 0, और यहां से मेरे को मिलेगा 6v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशन से 6v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0 है. सो इन दोनों से मेरे को क्या मिल जाएगा, v3 इक्वल टू 0. एक वैल्यू हमें फाइंड हो गई v3 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास 6v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 0. तो यहां से v1 की वैल्यू कितनी आएगी, -4v2 बाय 6 या फिर -2/3v2. अब हमें v1 v2 v3 फाइंड करना है, करेक्ट? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें v1 v2 v3 फाइंड करना है तो कि लेट v2 इक्वल टू 3 पुट कर सकता हूं मैं, देन v1 इक्वल टू -2, 3 से 3 कट जाएगा. सो हमारा वेक्टर v हमें क्या मिल गया, -2 3 0, ये हमें वेक्टर v मिल गया. सो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट P से पास कर रही है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है t टाइम्स इन अ डायरेक्शन ऑफ v, इन अ डायरेक्शन ऑफ v. पॉइंट P क्या है हमारे पास, 3 2 -6, इसको कॉलम वेक्टर की तरह लिख सकता हूं, प्लस t टाइम्स -2 3 0. इस तरीके से ज्यादा अच्छी इक्वेशन है. तो इस तरीके से हम, ये हमारी लाइन टेंजेंट की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी. एक तरीके से अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो सरफेस 1 हमारे को क्या गिवन थी, x² प्लस y² प्लस g² इक्वल टू 49. सो दैट मीन्स स्फीयर. तो ये है f1, दैट इज x² प्लस y² प्लस g² इक्वल टू 49. स्फीयर ऑफ रेडियस 7, ठीक है, और एक सिलेंडर हमें गिवन है. करेक्ट? इस तरीके से हमें सिलेंडर गिवन है. ये है हमारा सरफेस 2, दैट इज x² प्लस y² इक्वल टू 13. सो ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक इंटरसेक्ट कर्व बनाएगा, और लेट सपोज ये पॉइंट P हमें गिवन है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है. सो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने फाइंड करी है. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं.
तो ये पॉसिबल होगा, सिर्फ इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 2। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन गिवन है मेरे को, e की पावर 9x प्लस 2y एंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज गिवन एज साइन ऑफ 4x प्लस वाई। और इक्वेशन है लेट c बी कर्व सच दैट c ऑफ 0 इक्वल टू 0,0। एक कर्व गिवन है, उस कर्व की इक्वेशन ना गिवन होके t इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू गिवन है 0,0। ठीक है, पैरामेट्रिक कर्व हमें गिवन है जिसकी जस्ट एक वैल्यू गिवन है, दैट इज एट t इक्वल टू 0। और हमें डेटा गिवन है, गिवन d f ऑफ c अपॉन dt एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 and d gc upon dt at t equal to 0 equal to 1. Find c prime 0, dc upon dt at t equal to 0 हमें फाइंड करना है। सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, d बाई डी टी ऑफ f ऑफ c ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c, लेकिन हम 0 पे इवेल्युएट कर रहे हैं उसको, सो f ऑफ c ऑफ 0 डॉट विथ c प्राइम 0, और ये हमें गिवन है 2, और d बाई डी टी ऑफ g ऑफ c ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ g ऑफ c ऑफ 0 डॉट c प्राइम 0, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1। करेक्ट। सो अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। c प्राइम 0 हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो लेकिन वो दो वेरिएबल होंगे उसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं, सो दिस सजेस्ट टू इक्वेशन एंड टू अननोन, और हमें c ऑफ 0 गिवन है 0,0। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले हमें ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c एट t इक्वल टू 0 फाइंड करना है। सो ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c क्या होगा हमारे पास, डेल f अपॉन डेल x। करेक्ट, और जो भी इवेल्युएट होगा उसको हमें c पे इवेल्युएट करना है, एंड डेल f अपॉन डेल y, और उसको इवेल्युएट करके c में पुट करना है। करेक्ट, सो डेल f अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या गिवन था, f हमारा गिवन था e की पावर 9x प्लस 2y। सो डेल f अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स e की पावर 9x प्लस 2y, और डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स e की पावर 9x प्लस 2y। लेकिन दोनों को हमें t इक्वल टू 0 पे हम इवेल्युएट करना है। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा मैं, 0, y की वैल्यू में क्या पुट करूंगा मैं, 0। करेक्ट, क्योंकि c ऑफ 0 इक्वल टू 0,0 है। सो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो दैट इज 9 एंड दैट इज 2। करेक्ट, तो एक वेक्टर g ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c ऑफ 0 हमें क्या मिल गया, 9,2। सिमिलरली g हमें गिवन था साइन 4x प्लस वाई, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन का डिफरेंशिएशन कोसाइन
और फिर 4x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानकर 4 दैट इज 4 cos 4x प्लस वाई एंड डेल g अपॉन डेल y इक्वल टू cos 4x प्लस वाई, और ये दोनों को t इक्वल टू 0 पे इवेल्युएट करना है। t इक्वल टू 0 पे मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, cos ऑफ 0 प्लस 0, 4 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0 cos 0, cos 0 क्या होता है 1, दैट इज 4 एंड दैट इज 1। एंड नाउ लेट c प्राइम 0 हमें फाइंड करना है। लेट c प्राइम 0 इज u कोमा v, देन हमें दो इक्वेशन गिवन है, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ c ऑफ 0 डॉट c प्राइम 0 इक्वल टू 2 एंड gradient of g of c of 0 dot c prime 0 equal to 1। तो gradient of f of c of 0 क्या है हमारे पास 9,2 डॉट विथ u, v इक्वल टू 2, और यहां से हमें इक्वेशन मिली 4,1 डॉट विथ u, v इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं 9, या फिर यहीं पर लिख लेता हूँ 9,2 और डॉट प्रोडक्ट करूंगा u, v से, सो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 9u प्लस 2v इक्वल टू 2, और यहां से हमें मिलेगी 4u प्लस v इक्वल टू 1। तो हमें दो इक्वेशन मिली है 9u प्लस 2v इक्वल टू 2 एंड 4u प्लस v इक्वल टू 1। तो अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इजिली सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। सो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि u इक्वल टू हमें 0 मिल जाएगा। तो बाय सॉल्विंग वी गेट u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 1। सो c प्राइम 0 इक्वल टू u, v दैट इज 0, 1। ये हमारा c प्राइम 0 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल करते हैं आज की क्लास का, एग्जांपल 3। फाइंड द cos of the angle, cos of the angle between the surfaces x square plus y square plus g square equal to 38 and x minus g square minus y square equal to minus 38 at the point -1, 1, -6। सो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू सरफेसेस निकालना है हमें इस पॉइंट P पर, या -1, 1, -6 पॉइंट पर, ठीक है। सो दो सरफेसेस के बीच के एंगल का मतलब क्या होगा, दो सरफेसेस के बीच का एंगल का मतलब, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखता हूं मैं। डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन टू surfaces is defined as the angle between the normal vectors to the surfaces at that point। तो दो सरफेसेस के बीच का एंगल क्या होगा, जो
उस पॉइंट P पर अगर मैं नॉर्मल वेक्टर्स ड्रॉ करूं तो उन दो नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट P जो है, पॉइंट -1 1 -6 जो पॉइंट है, ये दोनों इन दो सरफेसेस पे लाई करना चाहिए। तो अगर मैं पुट करूं इस सरफेस 1 में x² + y² + g² = 38 पर, तो वो आएगा हमारा 1 + 1 + 36 दैट इज 38, तो सेटिस्फाइड है। इसमें मैं पुट करूंगा तो दैट इज -1 -1 -2 -36 दैट इज -38, करेक्ट है। सो सरफेस 1 हमें गिवन है f1 x² + y² + g²। इस सरफेस 1 के परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ f1, ग्रेडियंट ऑफ f1 जो कि आएगा हमारा 2x 2y 2g, और इसको इवेल्युएट करूंगा एट पॉइंट P पर -1, -1, -6 पे, तो ये वैल्यू आएगी मेरी -2 2 -12, करेक्ट। सिमिलरली f2 सरफेस 2 हमें गिवन है x -g² -y², तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ f2 दैट इज 1, -2y, -2g। पॉइंट P पे इवेल्युएट करूंगा तो आएगा 1, -2, -6 पुट करूंगा तो दैट इज 12, करेक्ट। ये दो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गए। अब इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल, और उसमें भी हमें कोसाइन ऑफ द एंगल चाहिए। सो काफी पहले हमने पढ़ा था कोसाइन ऑफ थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? A डॉट B डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ A टाइम्स नॉर्म ऑफ B, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ f2 अपॉन नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f1 टाइम्स नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f2, करेक्ट। तो ग्रेडियंट ऑफ f1 हमें क्या मिला था? ग्रेडियंट ऑफ f1 था हमारा -2 2 -12, -2 2 -12, और ग्रेडियंट ऑफ f2 1 -2 12, ठीक है। सो कोसाइन ऑफ थीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? -2 -4 -144, नॉर्म ऑफ f1 मतलब ग्रेडियंट ऑफ f1 का नॉर्म क्या आएगा? रेडिकल, रेडिकल लगाना नहीं भूलना है, 152, और ग्रेडियंट ऑफ f2 का नॉर्म क्या आएगा? रेडिकल 1² + 2² + 144 दैट इज 149, so that is equal to -150 upon 150.5 that is -0.9967, करेक्ट। तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस क्या हो जाएगा? -0.9967, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फर्दर एग्जांपल करे ग्रेडियंट और टेंजेंट से रिलेटेड। तो आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आए होंगे कि टेंजेंट और ग्रेडियंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। So keep on watching this series. Multivariable calculus is very important subject for physics, for engineering, any engineering branch, ठीक है। और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम उसको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, इजिली स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।